हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 50 वन लाइनर जीके क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जेके एसएसपी और जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं आपके, उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें हम 50 एमसीक्यूज करेंगे, 50 वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे, इसके साथ साथ हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं सो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, फैथोमीटर जो होता है यूज टू मेजर, किसके लिए हम इसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं? ये होता है हम ओशियन की डेप्थ के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, ओशियन डेप्थ के लिए यूज किया जाता है फैथोमीटर। तो रिक्टर स्केल जो होता है, रिक्टर स्केल के बारे में आप सभी जानते हैं, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक की कितनी इंटेंसिटी है उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं रिक्टर स्केल। और डेसिबल स्केल जो यूज करते हैं, जो हम साउंड इंटेंसिटी के लिए यूज करते हैं। तो देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन में हमने कितने इसमें आपने कवर कर लिए। ओशियन डेप्थ के लिए हम यूज करते हैं फैथोमीटर, रिक्टर स्केल इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, और डेसिबल स्केल जो यूज करते हैं हम साउंड इंटेंसिटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो उसको क्रिएट किया गया था 1 जनवरी 1995। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है टू इंश्योर दैट ट्रेड फ्लोज एज स्मूथली, प्रिडिक्टेबली एंड फ्री एज पॉसिबल। तो ये इसका मेन फंक्शन है। 1995 को क्रिएट किया गया, फुल फॉर्म इसकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और देख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सुप्रीम कमांडर कौन है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का? तो आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर के बारे में आप सभी जानते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप बात करेंगे जहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के। अब जहां पे मैं आपको बता दूं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो अगर बात कीजिए, इसकी पोस्ट को कब क्रिएट किया गया था? 26 जनवरी 1950, यानी कि जब इंडिया का रिपब्लिक था, इंडिया रिपब्लिक हुआ तब इसको क्रिएट किया गया। अब जहां पे मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट जो अपडेट जहां पे मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, एक होता है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 बात करता है इंपीचमेंट की, यानी कि प्रेसिडेंट को इंपीच करने की बात करता है आर्टिकल 61। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इंपीचमेंट का प्रोसेस क्या होता है? जब कोई भी प्रेसिडेंट अगर वायलेशन करता है तो वायलेशन करने के बाद उसके ऊपर जो भी चार्जेस लगाए जाते हैं वो इंपीचमेंट कहते हैं। इंपीचमेंट होता है 2/3 मेजॉरिटी से इसको पास करना होता है। ये चीज मैटर नहीं करती आप इसको लोकसभा में कर रहे हो या राज्यसभा में कर रहे हो। तो लोकसभा और राज्यसभा मैटर नहीं करता, आप किसी भी हाउस से इंपीचमेंट जो है प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इंपीचमेंट प्रोसेस जो स्टार्ट होता है 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, फिर प्रेसिडेंट को इंपीच किया जा सकता है। मगर अभी तक अगर इंडियन हिस्ट्री की बात की जाए तो इंडियन हिस्ट्री में अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट को इंपीच नहीं किया जा सका है। तो देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पे 61 आर्टिकल के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा जहां पे आर्टिकल 72 के बारे में। आर्टिकल 72 क्या कहता है? जी इंपावर करता है प्रेसिडेंट को, यानी कि आर्टिकल 72 कहता है जब भी किसी पर्सन को डेथ की सजा सुनाई जाती है, यानी कि उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, इंपावर करता है प्रेसिडेंट को ताकि वो पार्डन दे सके, सस्पेंड कर सके और रिमीट और कम्यूट सेंटेंसेस इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंसेस। ये आप देख सकते हैं। सेंटर की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आर्टिकल 72 के बारे में यहाँ पे इंपावर दी गई है। और अगर स्टेट की बात करें तो आर्टिकल 161 के बारे में बताया गया है, जो कि किसको इंपावर दी गई है? गवर्नर ऑफ द स्टेट। देख सकते हैं आर्टिकल 161 और 172। ये आपके काफी आपको इसके बारे में वैसे भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो 72 और 161 अगर आप चाहते हैं कि प्रेसिडेंट के रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उसके अगर आप चाहते हैं उसकी वीडियो मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर जहां पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ऐसे प्राइम मिनिस्टर, पहले ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने रिजाइन दिया था अपने ऑफिस से? जी आप देख सकते हैं श्री मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का जो टेन्यूर रहा वो 26 मार्च 1977 से लेकर 1979, अप्रोक्सीमेटली 2 साल आप इसको लगा लो, 2 साल तक इनका टेन्यूर रहा। अब ये कौन सी पार्टी के थे? ये थे जनता पार्टी के। और जनता पार्टी की मैं आपको बात बताऊं, 1977 में जो पार्टी बनी थी, जो पावर में आई थी, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि पहली नॉन कांग्रेस पार्टी थी, यानी कि फर्स्ट नॉन कांग्रेस पार्टी थी जो कि 1977 में पावर में आई थी। और इस पार्टी की अगर बात की जाए तो इस पार्टी का जो इसको प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया था? मोरारजी देसाई। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किस अमेंडमेंट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को बनाया गया लीगल राइट? तो मैं आपको बता दूं एक अमेंडमेंट हुई थी 1978 में और उस अमेंडमेंट को बोलते हैं 44 अमेंडमेंट। 44 अमेंडमेंट के तहत अगर हम बात करें राइट टू प्रॉपर्टी को क्या बना दिया गया? राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया गया।
क्या राइट टू प्रॉपर्टी पहले कोई फंडामेंटल राइट था? यस, राइट टू प्रॉपर्टी क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट था। अब यहाँ पे बात करेंगे, देखिए राइट टू प्रॉपर्टी क्या था पहले? राइट टू प्रॉपर्टी जो था फंडामेंटल राइट था। कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 31 इन पार्ट 3 मार्किंग इन इट्स इन्फोर्सेबल राइट। देखिए पहले जो एक फंडामेंटल राइट था, मगर जब 44 अमेंडमेंट होती है 1978 में, इसको बना दिया गया लीगल राइट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाने के बाद ये कौन से आर्टिकल में, उसके कौन से आर्टिकल के अंदर आया? ये आया आर्टिकल 300A के अंदर। देख सकते हैं पहले जो था ये था 19 और 31, फिर उसके बाद जब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, यानी कि लीगल राइट बना दिया गया, तो फिर ये कौन से आर्टिकल के अंदर आ गया? 300A। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है जी। ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम मेजर करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? ये इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। आई नो आप सभी लोग जानते होंगे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। सभी लोगों को पता है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो हमारा इंडिया का है वो है भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न अवार्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करेंगे, 1954 से ये अवार्ड स्टार्ट होते हैं। 1954 से ये अवार्ड जो है स्टार्ट किए गए। और फर्स्ट मैं आपको बता दूं, जब भी ये अवार्ड दिया जाता है, भारत रत्न अवार्ड हमेशा 3 पर्सन को दिया जाता है, हर साल 3 पर्सन को। ये है पर्सन 1954 में जिनको दिया गया, सी राजागोपालाचारी, एस राधाकृष्णन, सीवी रमन। इनके बारे में आप सभी जानते होंगे। एस राधाकृष्णन के बारे में फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, सी राजागोपालाचारी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नर जनरल बने थे सी राजागोपालाचारी। और सीवी रमन के बारे में आप जानते हैं, इनको नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स में। इन्होंने रमन इफेक्ट फाउंड किया था 1928 में, इनको मिला था नोबेल प्राइज। अगर आप चाहते हैं लेक्चर, अगर आप चाहते हैं इनके बारे में लेक्चर, तो मैं आपके लिए डेफिनेटली लेके आऊंगा। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए रहता है भारत रत्न अवार्ड के ऊपर, जहाँ तो आपको फर्स्ट याद करने हैं, जहाँ आपको लास्ट। यानी कि मैं आपको बता दूं 2019 के बाद कभी भी भारत रत्न अवार्ड नहीं दिए गए हैं, क्योंकि बीच में आपको कोविड देखने को मिला। आप देख सकते हैं कहाँ पे, जहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पर्सन हैं जिनको अवार्ड दिया गया था। पहले थे नानाजी देशमुख पॉस्टमस, विपिन हजारिके पॉस्टमस और प्रणब मुखर्जी। पॉस्टमस का मीनिंग ये होता है कि इनको अवार्ड जब दिए गए तब उनकी डेथ हो गई थी। मरणोपरांत बोलते हैं हिंदी में इसको, मरणोपरांत इनके जो अवार्ड मिले थे। प्रणब मुखर्जी उस समय हमारे प्रणब मुखर्जी की डेथ नहीं हुई थी, मगर आज की डेट में प्रणब मुखर्जी अब नहीं है। तो मैं आपको बता दूं 2-3 पर्सन को दिया गया। और अगर हम बात करें करंट में, रामनाथ कोविंद से पहले जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो थे प्रणब मुखर्जी। आप इसको याद कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपकी आगे इंपॉर्टेंट, ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। इसमें मैं आपको बता दूं HTTP की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। आप यहाँ पे बात करेंगे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए ICC जो वर्ल्ड कप हुआ था, महेंद्र सिंह धोनी के, इंडिया ने सेकंड टाइम ICC वर्ल्ड कप जीता था। उस समय कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी। तो एज जहाँ पे डेट पूछी गई है, डेट आपकी थी 2000, ईयर था आपका 2011। और 1983 में एक वर्ल्ड कप हुआ था। 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जो जीता था वो इंडिया ने जीता था। उस समय थे कपिल देव कैप्टन थे इंडिया के, कपिल देव उस समय कैप्टन थे। और 2011 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया ने फाइनल में जाके श्रीलंका को हराया था। ठीक है फ्रेंड्स, श्रीलंका को फाइनल में जाके हराया था। और लास्ट आप सभी आजकल देखा होगा, कई बार आपने एड में देखा होगा, लास्ट में जो थे 2011 के वर्ल्ड कप में लास्ट में महेंद्र सिंह धोनी ने जाके 6 मारा था, फिर जाके इंडिया ने मैच वो जीता था। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है मैन ऑफ दी, अगर हम बात करें 2011 के वर्ल्ड कप की, तो मैन ऑफ द सीरीज जो दिया गया था, यानी कि प्लेयर ऑफ द जो टूर्नामेंट दिया गया था, वो दिया गया था युवराज सिंह को। युवराज सिंह जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे और लेफ्ट हैंडेड बॉलर थे, स्पिन बॉलर। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कितने मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन राज्यसभा सॉरी। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर रहेगा आपके पास 12। फ्रेंड्स, ये आपका आ गया लोकसभा, ये आपका आ गया राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की करंट बात की जाए तो लोकसभा में करंट आपको कितने मेंबर्स देखने को मिलेंगे? 545। टोटल स्ट्रेंथ इनकी 550 प्लस है, मगर हम बात करेंगे करंट की, जो अभी करंट में है। राज्यसभा की बात की जाए तो 245। अब जहां पे मैं आपको थोड़ा और क्लियर करके बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, 545 में 543 के इलेक्शन होते हैं और 2 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा?
प्रेसिडेंट के द्वारा। जो मेंबर होते हैं इनको बोलते हैं हम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मेंबर्स। तो जहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, 1 सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, 545 मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, जिसमें 2 मेंबर्स जो होते हैं नॉमिनेट किए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और 543 के इलेक्शन होते हैं जो उसको एमपी बोलते हैं हम, एमपी के बोर्ड होते हैं जो। और उसके बाद राज्यसभा के 542, इसमें 233 के इलेक्शन होते हैं और 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी 2 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में। अब इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं इनकी एज टेन्यूर जो रहता है वो 5 ईयर रहता है, राज्यसभा का 6 ईयर। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, जहां पे लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना तो आपकी एज 25 ईयर होना जरूरी है, और राज्यसभा का मेंबर होने के लिए आपकी एज 30 ईयर होना जरूरी है। ये 2 चीजें आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो है बता रहा हूं। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं जिसको बोलते हैं हम एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, यानी कि जहां पे लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। और राज्यसभा के मेंबर में जो होते हैं वहां पे डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यानी कि जो एमएलए हमने चूज किए होते हैं, जो एमएलए हमने इलेक्टेड होते हैं हमारे, जिनको हमने वोट दिया होता है, वही आगे जाके राज्यसभा के मेंबर को चूज करते हैं। लोकसभा में फ्रेंड्स स्पीकर होता है, काफी ज्यादा लंबा हो रहा है। लोकसभा में स्पीकर होता है जो कि लोकसभा के मेंबर के द्वारा ही उसको चूज किया जाता है, मगर राज्यसभा में जो होता है उसको चेयरमैन बोलते हैं। और चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है चेयरमैन होता है राज्यसभा का। करंट में हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम साउंड अंडर वाटर को मेजर करते हैं? इसको बोलते हैं हम हाइड्रोफोन। आप देखिए साइंटिफिक स्टडी ऑफ आई डिजीजेस को क्या बोलते हैं? आई डिजीजेस की साइंटिफिक स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑप्थोमोलॉजी। सॉरी फॉर अगर कोई भी मिस्टेक हुई बोलने में, कोई प्रोनाउंसिएशन करने में। तो स्टडी ऑफ स्किन को बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। ऑन्कोलॉजी बोलते हैं हम स्टडी ऑफ कैंसर को, और पैथोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ सॉइल को। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको डिस्कस करूंगा, एक होता है आपका मैप की स्टडी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। स्टडी ऑफ मैप को बोलते हैं हम कार्टोग्राफी। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपको मैं बता रहा हूं, ये आपको मैंने डिफरेंट यानी कि क्वेश्चन हम करेंगे 50, मगर हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे उन 50 में से आपके कम से कम 150 क्वेश्चन कवर हो। अब यहाँ पे कैपिटल कौन सी ऑस्ट्रिया की? ये वीना कैपिटल है। इस आप डिफरेंट कैपिटल के ऊपर देख सकते हैं, इंडिया की न्यू दिल्ली है। इस तरीके से मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन में आपको देखने को मिलेगा, लास्ट रूलर कौन थे मुगल डायनेस्टी के? जब भी आप किसी भी डायनेस्टी के रूलर्स के ऊपर क्वेश्चन अरेज होता तो हमेशा कैसे होता है, जहां तो वो फर्स्ट होगा जहां वो लास्ट होगा। तो बहादुर शाह जफर लास्ट थे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखिए फ्रेंड्स 1526 में मुगल रूल स्टार्ट होता है, मुगल डायनेस्टी पावर में आती है, और पहले रूलर जो थे वो थे बाबर के बारे में आप सभी जानते थे। और लास्ट 1837 से लेकर 1857 तक रूल किया मुगल डायनेस्टी ने, और लास्ट रूलर थे बहादुर शाह जफर सेकंड। ये लास्ट थे, फर्स्ट बाबर, लास्ट बहादुर शाह जफर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, बहादुर शाह जफर की जो डेथ हुई थी, बहादुर शाह जफर की डेथ हुई थी 1862 में। रंगून की जेलों में इनकी डेथ हुई थी, रंगून की जेल थी, वहां पे इनकी डेथ हुई थी। रंगून की जो रंगून जगह है, अब उसके जगह का नाम करंट में क्या है? जंगून। कुछ इस तरीके से जंगून नाम है। ये कहां पे पड़ती है? ये म्यांमार में पड़ती है, म्यांमार। अभी करंट में कहां पे, कौन सी कंट्री में? म्यांमार है। ठीक है, तो रंगून की जेलों में इनकी डेथ हुई 1862 को। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, बहादुर शाह जफर की डेथ कहां पे हुई थी? तो डेट 1862 और कौन सी जगह? रंगून यानी कि जंगून। ये अभी कहां पे पड़ती है? म्यांमार में। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मोहम्मद गोरी हु डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन। फर्स्ट बैटल जो टेरेन की हुई थी उसमें मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने। एक्चुअल में दो बैटल हुई थी 1991 और 1992 में। ठीक है, एडी में जो डेथ हुई थी ये हुई थी पृथ्वीराज चौहान अजमेर के थे और मोहम्मद गोरी के बीच में। टोन ऑफ ट्रेन ये कहां पे है? थानेसर। और थानेसर कहां पे है? प्रेजेंट ये आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। हरियाणा के बारे में आप सभी जानते हो, तो हरियाणा जो हमारी स्टेट है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। मनोहर लाल खट्टर जो हम अभी करंट सीएम है हरियाणा के। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं पंजाब और हरियाणा की कॉमन कैपिटल है, कौन सी कैपिटल है? चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की कॉमन कैपिटल कौन सी है? चंडीगढ़ है। अब यहां पे क्वेश्चन आपका रेज होता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है कौन से ईयर में इसको स्टार्ट किया गया? ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी 1966।
आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। आपको रेवोल्यूशन के नाम, फील्ड ऑफ रेवोल्यूशन और फादर्स कौन कौन से हैं इसके, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर के रिलेटेड 1966-67 MS स्वामीनाथन इनके फादर थे। अब बात करेंगे व्हाइट रेवोल्यूशन की। व्हाइट रेवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, ये आपके यूनिट असिस्टेंट में। व्हाइट रेवोल्यूशन, इसको ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है। ये किससे रिलेटेड है, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से। इसके जो है फादर थे डॉक्टर वर्गस कुरियन। 1970 और 1996 के बीच इसको किया गया। ब्लू रेवोल्यूशन फिश एंड एक्वा, जिसको डॉक्टर अरुण कृष्णन एंड डॉक्टर हरिलाल चौधरी के द्वारा किया गया। फिर गोल्डन रेवोल्यूशन आ गया आपकी फ्रूट्स, हनी और हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड, ये आपकी निरपक तुतेज, ये आपको डेट्स याद रखनी 1981 2003। सिल्वर रेवोल्यूशन आई आपकी एक्स के रिलेटेड, इंदिरा गांधी के द्वारा चलाई गई। येलो रेवोल्यूशन आई आपकी ऑयल सीड्स के, यानी कि सैम पिथोरा। पिंक रेवोल्यूशन आई आपकी फॉर्मेटिकल प्रॉन्स एंड ओनियन, ये आपकी आई दुर्गेश पटेल जी। उसके बाद आपकी आई ब्राउन रेवोल्यूशन, जो आपकी लेदर कोको, हीरालाल चौधरी के द्वारा। रेड रेवोल्यूशन आई आपकी मीट और टमाटो के रिलेटेड, यानी कि रेड मीट भी आपका रेड ही होता है, टमाटो जो होता है वो भी रेड होता है, विशाल तिवारी के द्वारा। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन हुई यूट 1999 में। और उसमें एवरग्रीन रेवोल्यूशन जो हुई ओवरऑल प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ये हुई आपकी, इसको किया गया MS स्वामीनाथन के द्वारा। और ब्लैक रेवोल्यूशन अगर क्वेश्चन आता तो पेट्रोलियम का रिलेटेड है। सिल्वर रेवोल्यूशन, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, ये होगी आपकी कॉटन की 2000 में। रोड रेवोल्यूशन पोटैटो के रिलेटेड है। प्रोटीन रेवोल्यूशन, ये आपकी हुई एग्रीकल्चर हायर प्रोडक्शन के लिए। और साथ में लास्ट की थी आपकी ग्रे रेवोल्यूशन, ये थी फर्टिलाइजर। ये सभी के सभी आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं से भी आपको JK SSB के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कब नेशनलाइज किया गया, तो RBI को नेशनलाइज किया गया 1949 में। आप देख सकते हैं RBI का हेडक्वार्टर कहां पे है, ये फ्रेंड्स मुंबई इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। मुंबई कहां पे है, मुंबई में आपको देखने को मिलेगा। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। और ओनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। करंट के गवर्नर कौन है, करंट के गवर्नर है शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास को फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, पहले इनका टेन्योर खत्म हुआ था, फिर 2021 में दिसंबर की बात है, वहां से इनको दोबारा से रीअपॉइंट किया गया। और करेंसी की बात करें, इंडियन रुपी है, सभी जानते हैं। और ब्लैक रेट, बैंक रेट जो है 4.20%, 25%, इस तरीके से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, चीफ जस्टिस जो थे, चीफ जस्टिस हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस थे हीरालाल जे कानिया। करंट में कौन है, देखिए पहला और लास्ट करंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, NV रामाना। इनको 24 अप्रैल 2021 को अपॉइंट किया गया। किसके द्वारा किया गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अब काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए रहेगा 62, 65 और 62। ये आपको दो याद रखने हैं, दो। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो टेन्योर होता है, रिटायरमेंट एज रहती है, वो कितनी रहती है, 65 ईयर। और अगर आपको हाई कोर्ट के बारे में पूछा जाता है, तो हाई कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपकी 62। देखिए 62 रिटायरमेंट एज है। अगर आप बात करें जजेस या सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो इनकी 62 है, और हाई कोर्ट की बात करें तो 65 है। अब वर्ल्ड एड्स डे हर 1 दिसंबर एवरी ईयर को इसको मनाया जाता है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज पूछी जाएगी वो मैं आपको बताऊंगा कि 2021 का वर्ल्ड एड्स डे का क्या थीम था। 2021 का वर्ल्ड एड्स डे का थीम था एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स और एंड पैंडेमिक्स। ठीक है, ये आपको याद रखना, 2021 का ये पूछा जाएगा आपसे कि उसका थीम क्या था, एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स एंड एंड पैंडेमिक्स। द डे फोकसेस ऑन द इंक्रीजिंग इनइक्वालिटीज एंड इनइक्वालिटीज इन एक्सेस टू द हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर HIV ड्यू टू COVID-19। तो देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज्यादा नहीं करना। 2021 का एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स और एंड पैंडेमिक्स अगर आपको क्वेश्चन आता है तो जहां भी एंड ज्यादा लिखा होगा तो उसको आपने मार्कअप कर देना, क्योंकि 2021 का यही थीम था। अब दुरंत लाइन जो है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच है, ये आपकी इंडिया और अफगानिस्तान के बीच एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि हेडक्वार्टर कहाँ है सार्क का हेडक्वार्टर है आपका काठमांडू नेपाल में। 1985 में सार्क जो था इसको बनाया गया। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और सार्क की बात करें तो जहां पे 8 कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया भी इसका पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है फॉरवर्ड ब्लॉक पॉलिटिकल पार्टी को किसने फाउंड किया, ये थे सुभाष चंद्र बोस ने किया फॉरवर्ड ब्लॉक पॉलिटिकल पार्टी को। ये कब बनाएगी, इसको बनाएगा 1939 में। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है द बाउंड्री लाइन जो डिमार्केटिंग लाइन होती है इंडिया और पाकिस्तान की, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन। एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्टीमेट सोर्स क्या है इकोसिस्टम में, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन।
तो सन से जो लाइट आती है फिर वो प्रोसेस स्टार्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, जिससे जो प्लांट्स है अपना खाना वो खुद प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था, ये थी बचिंद्री पाल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है। अगर आप 20 साल के बाद भी पढ़ोगे तो 20 साल के बाद भी इसका यही आंसर रहेगा। क्या डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस कितना है? अगर हम बात करें IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम का, तो ये है 530 आवर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके लिए अगेन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि अगर हम बात करें यहाँ पे विच इमेजिनरी लाइन लोकेटेड एट 0 डिग्री लैटिट्यूड डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो कौन सा जो इक्वेटर में अगर बात करें तो कौन सी इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर जो है आपको एक ऐसा लैटिट्यूड देखने को मिलेगा जो कि अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करके बताऊंगा आपको। ये फ्रेंड्स आपकी अर्थ है जहाँ पे थोड़ी सी ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ पे इस लाइन पे आपको इक्वेटर देखने को मिलेगा 0 डिग्री पे, ये आपका आ गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये आपका आ गया सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर। और जहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बात बताऊं 23.5 डिग्री पे आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री पे आपको साउथ में देखने को मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री पे आपको मिलेगा इक्वेटर, 23.5 डिग्री पे आपको देखने को मिलेगा क्या, 23.5 डिग्री पे आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपको देखने को मिलेगा कहां पे फ्रेंड्स, आपका 23.5 साउथ वाली साइड। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है? ये आपका इक्वेटर है इंडिया। क्वेश्चन अगर आता है आपको इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया ने आपको बोला इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। मगर इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहां लाई करता है? तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ईस्टर्न वाली साइड में लाई करता है। तो जहां पे कुछ इस तरीके से इंडिया जहां पे लाई करता है, तो इट मीन्स क्वेश्चन क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, एक तो नॉर्दर्न आ गया, एक ईस्टर्न। नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया जो है लाई करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है। अगर आपको नॉर्दर्न पूछा जाता तो नॉर्दर्न आपका आंसर गलत होगा, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न। ठीक है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न अगर आएगा तो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि नॉर्दर्न ये आपका आ गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इंडिया इस तरीके जहां पे है तो ये आपका ईस्ट वाला पार्ट आ गया। तो नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। देखिए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, उसको कौन होता है? वो होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। ठीक है, तो राज्यसभा की मेंबर की मैंने बताई आपको 6 ईयर टेन्यूर रहता है, 6 ईयर टेन्यूर रहता है। और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं फ्रेंड्स, राज्यसभा के मेंबर कौन इलेक्ट करता है, यानी कौन इसको वोट देता है? जितने भी एमएलए होते हैं ना, बिनी कैंडिडेट इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं, वो वोट देते हैं किसको? राज्यसभा के मेंबर को। अब जहां पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आपको, राज्यसभा की टोटल सीट्स जम्मू कश्मीर में आपको 4 देखने को मिलेगी, और लोकसभा की टोटल सीट्स 5 देखने को मिलेगी। 2019 के पहले की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो राज्यसभा की लोकसभा की सीट्स थी वो 6 थी, और एक सीट जो अभी कहाँ चली गई है वो आपको लद्दाख यूटी में देखने को मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जहाँ पे अगेन मैं बता दूं राज्यसभा की मेंबर की जो टेन्यूर रहता है वो रहता है 6 ईयर, लोकसभा के 5 ईयर। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अभी करंट में 5 ही सीट्स हैं राज्यसभा की, लोकसभा की जम्मू कश्मीर में, और राज्यसभा की पहले भी 4 थी और अभी भी 4 ही हैं। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम वेलोसिटी को मेजर करते हैं एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द विंड? इसको बोलते हैं हम एनेमोमीटर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सो इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द वेलोसिटी एंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड, दैट इज कॉल्ड एनेमोमीटर। आप क्वेश्चन को आपका 30 कहता है एट विच प्लेस डिड महात्मा गांधी स्टार्ट हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया? फर्स्ट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था चंपारण में हुआ था। अप्रोक्सीमेटली 1917 में इसको स्टार्ट किया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा, MK गांधी महात्मा गांधी जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं 8th शेड्यूल क्या कहता है। 8th शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेजेस को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया? तो ये थी आपकी 22 लैंग्वेजेस। जम्मू कश्मीर में अभी ऑफिशियली कितनी लैंग्वेजेस हैं? 5 लैंग्वेजेस हैं। ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। केमिकल नेम क्या है बेकिंग सोडा का? तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद केमिकल नेम क्या है वॉशिंग सोडा का? ये आपका सोडियम कार्बोनेट। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज जो है इंडिया की उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अरावली रेंज। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स।
अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी इलेक्टेड अनअपोज्ड, मतलब ऐसे प्रेसिडेंट जो अनअपोज्ड बने थे वो थे नीलम संजीवा रेड्डी, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, वैसे मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है तो वह है नीलम संजीवा रेड्डी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की। 36 कहता है गवर्नर बनने के लिए आपको कितनी एज आपकी होना जरूरी है, वो है 35 ईयर। 35 ईयर जो है आपकी एज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको गवर्नर बनना है तो 35 ईयर एज ही चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। प्रेसिडेंट बनने के लिए एज भी जो चाहिए वो 35 ईयर ही चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, जहां पे मैं आपको थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट बता दूं, जम्मू कश्मीर में सबसे पहले जो गवर्नर थे, अब तो एलजी हैं, पहले गवर्नर जो थे वो थे डॉक्टर करण सिंह, लास्ट गवर्नर सत्यपाल, श्री सत्यपाल मलिक, फर्स्ट एलजी गिरीश चंद्र मुर्मू, और करंट में एलजी जो है वो है श्री मनोज सिन्हा, श्री मनोज सिन्हा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मुझे जहां पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो यूटी है लद्दाख की, उसमें करंट एलजी कौन है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एलजी जो फ्रेंड्स मैं आपको जहां पे इंपॉर्टेंट बताता हूँ, गवर्नर जो अपॉइंट किए जाते हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और एलजी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। अब कौन सी लेयर है एटमॉस्फेयर की जो कि यूवी रेस को रिस्ट्रिक्ट करती है, जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बारे में आप काफी ज्यादा आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से मैं आपको बता दूं, सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप को इंक्रीज किया गया 1111 से लेके 15 अंडर आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंगली, तो ये आपका था 1965 में इसकी जो मेंबरशिप थी 11 से लेके 11 से 15 इसको इंक्रीज कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है हाउ मेनी राइट्स ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन। ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया था, ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया था 10 दिसंबर एवरी ईयर। तो मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे थीम पूछा जाएगा कि ह्यूमन राइट्स डे का क्या थीम था 2021 का, तो ये था आपका रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। ये देख सकते हैं दिस ईयर जो मैं आपको